नमस्कार साथियों, आप सभी का अभिनंदन। द्विवेदी काल के संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं और आज हम अध्ययन को प्रारंभ कर रहे हैं हमारे अगले व्याख्यान और अगले अध्याय की ओर, जिसका नाम है शाम पट पर आप देख चुके होंगे छायावाद। और छायावाद जिस प्रकार भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है, उसी भांति छायावाद आधुनिक काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या विशिष्ट था जिसके कारण भारतेंदु काल भी नहीं, द्विवेदी काल भी नहीं, छायावाद को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई? कुछ विशिष्ट था, कुछ ऐसा कार्य हुआ था जो भक्ति काल में होने के उपरांत उसी प्रकार की कुछ विशिष्ट चेतनाएं जो हमें भक्ति काल में पल्लवित एवं पुष्पित होती हुई दिखाई देती है, उसी की भांति की चेतना हमें छायावाद में दिखाई देती है। भाव भंगिमा भिन्न है, किंतु जो विषय की जो विविधता है, वैशिष्ट्य है, वो विशिष्ट था छायावाद में। मैं काफी व्याख्यान आपको दे चुका हूं इसके संदर्भ में, और इन सभी व्याख्यानों में मैंने एक बात आपको विशेष रूप से कही है कि जब भी आप किसी अध्याय को पढ़ते हैं तो सबसे विशिष्ट पहलू है कि आप सबसे पहले उसके शीर्षक पर विचार कीजिए कि शीर्षक क्या कहना चाह रहा है, वो शीर्षक अपने मन के किन उद्गारों को व्यक्त कर रहा है। उन उद्गारों को देखने, उनके उस शब्द के शीर्षक पर विचार करने के उपरांत ही आप एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं साथियों। और छायावाद भी इसी प्रकार का एक जिज्ञासा का विषय यूं है कि आखिर इस शब्द में क्या है ऐसा। दो शब्दों से मिलकर बना वाद यानी इस प्रकार की एक परंपरा जिसके अंतर्गत ही कवि लिखने लग जाते हैं। वाद यानी एक प्रकार की चर्चा का बिंदु बन गया, एक कार्य की एक प्रणाली चल पड़ी, एक प्रणाली वाद कि मैं इस प्रकार के वाद से बंधा हुआ हूं। वाद और विवाद दो प्रकार के विषय होते हैं। हमने एक प्रकार की परंपरा है, उस परंपरा से मैं बंध गया हूं और उसी का मैं अनुकरण करता हुआ चला जाता हूं, ये वाद है। अब छायावाद, सबसे पहले हम नाम पर विचार करेंगे और फिर समय सीमा पर विचार करेंगे। तो नाम पर विचार करेंगे। छाया का आशय होता है जैसे हम खड़े हैं और खड़े होने पर जैसे हमारा प्रतिबिंब बनता है और हमारी छाया दिखाई देती है हमारे पास में। आपने महसूस किया होगा कि हमारी प्रतिछाया निकलती है, हमारे शरीर के आकार को ग्रहण करते हुए कालीमा लिए हुए एक छाया धरती पर गिरती है। तो शरीर तो हमारा जीवित रूप में सामने दिखाई दे रहा है, ये है मूल। और छाया अन्यत्र जाके गिर रही, सूर्य के प्रकाश में कभी छाया बाएं हो रही है, कभी दाएं हो रही है, कभी पीछे, कभी आगे, इस प्रकार की रहती है छाया की प्रकृति। तो शरीर में जैसी प्रक्रिया मैंने बताई, वैसी प्रक्रिया जब कविता में होने लग जाए तो वो छायावाद। पर यहां दिक्कत ये है कि शरीर का तो मैंने चित्रण कर दिया, पर कविताओं में से क्या करें? कविता लिख दी कवि ने, कौन सी छाया बाकी रह गई? क्या कविता का भी शरीर होता है? कविता का शरीर भी होता है जिसे कला पक्ष कहा जाता है। कविता का भाव भी होता है जिसको हमारी आत्मा कहा जाता है। अर्थात शरीर मेरा यहां है, छाया पता नहीं कहां पड़ रही। इसी प्रकार कविता लिखी गई है, कविता को मूल सीधे सीधे रूप में तो पता नहीं कौन से भाव निकल रहे हैं, थोड़ा गहराई से सोचते हैं उसकी छाया अलग ही जगह जाके गिरती, अलग ही भाव व्यक्त करती। जैसे मेरा शरीर यहाँ खड़ा है और छाया पता नहीं कहां गिर रही, चारों तरफ से, चार दिशाएं, चारों दिशाओं में सूर्य की अवस्थिति के अनुरूप छाया बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है। कविता में भी ये स्थिति है। प्रारंभ में उन कविताओं के लिए छाया शब्द उपयोग में आया है जो कविताएं जिस प्रकार शरीर की एक छाया अलग जगह गिर रही है, शरीर अलग जगह, छाया अलग जगह, उसी प्रकार कविता कुछ अलग प्रकार की अर्थ की व्यंजना कर रही है, सीधे सीधे शब्दों में अलग विषय रखती है।
और फिर हम गहराई में जाए तो अलग अर्थ व्यंजित हो रहा है। तो इस प्रकार अस्पष्ट सी छाया पड़ती है, वो छायावाद कहलाता है। कविताएं कहना क्या चाह रही है और क्या विषय निकल के आ रहा है वो अलग विषय है। सीधा सीधा अलग विषय की प्रतीति हो रही है, थोड़ा गहराई में घुसे तो अलग प्रकार की छाया अलग जगह जाके विषय को व्यक्त कर रही। तो प्रारंभ में ऐसा होता था। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। जैसे मैंने एक शब्द बोला राम गाय है, अब कोई सीधा सा व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि राम गाय है का मतलब राम गाय है मतलब गाय जैसा कोई पशु वगैरह दिखता है, ऐसा सामान्य सा अर्थ निकल के या उसको अनुभव करके वो आगे बढ़ सकता है। थोड़ा दूसरा व्यक्ति सोचेगा राम गाय है मतलब कुछ गाय का आशय है कि गाय जैसा उसका व्यक्तित्व है, यानी शांत और सौम्य व्यवहार लिए हुए है, तो ऐसे कुछ आकलन कर सकता है। तो अब सीधा अर्थ अलग ही व्यंजना व्यक्त कर रहा है और उसकी जो प्रतीति अलग रूप में हो रही है। 4 बज गए हैं, अब 4 बज गए, घड़ी का सीधा समय हाँ बज गए। अब एक व्यक्ति 4 बजने का मतलब विद्यार्थियों के लिए हो सकता है 4 बज गए का मतलब छुट्टी हो गई। किसी के लिए हो सकता है कार्यालय से घर निकलने का समय हो गया, हो सकता है कोई बस से कहीं प्रवास पर है तो उसके लिए बस के समय अवधि को ये बता सकता। तो छाया का आशय साथियों एक तो ये विषय, अगर स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ा समझने के हिसाब से समझना इस विषय कि स्वतंत्रता आंदोलन भारत में चल रहा था। सीधी सीधी बात कह दे तो रचनाएं जब्त हो रही थी, भारत भारती जब्त हो गई, मैथिली शरण गुप्ती, सोजे वतन जो प्रेमचंद की लिखी गई वो जब्त हो गई। अब सीधी बात कहें तो अंग्रेज जब्त कर रहे हैं, इसलिए छाया के रूप में रचना करने लग गए। यानी समझ जाएंगे, जो कविता पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे कि वस्तुतः है क्या, तो उस रूप में रचना करने लग गए। तो कुछ स्पष्ट और अस्पष्ट के मध्य झूलती हुई रचना छायावाद है। अब हम नए अर्थ में समझते हैं कि वस्तुतः छायावाद क्या है। हम व्यक्तिगत स्वानुभूति का चित्रण कर रहे हैं, हम प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं, अपनी वेदनाओं का चित्रण कर रहा है, कभी अपनी वेदनाओं को व्यक्त कर रहा है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। निराला अपने अंतर मन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं दुखियों की। हे अनंत रमणी ये कौन हो तुम, ये मैं कैसा कह सकता हूं, कौन हो कहां से आए हो, इसका भार विचार को न सह सकता। तो कहने का आशय यह है कि प्रकृति के विषय को लेकर कविता लिखी गई है, स्वानुभूतियों का चित्रण हो रहा है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतियों की विवृत्ति होने लगती है और उसमें आध्यात्मिकता का भान होने लग जाता है। हमने प्रकृति का चित्रण कविता में कवियों ने कर दिया। कवियों ने स्वयं की भीतर की जो पीड़ाएं हैं उनको व्यक्त कर दिया कविता में। कवियों ने जो बहुत सारी चिंतन से संबंधित विषय है, सौंदर्य तत्व, उसका चित्रण कर दिया और प्रकृति, सौंदर्य एवं अपने भीतर की पीड़ाओं का उल्लेख किया। और जब ये तीनों तत्वों की सृष्टि, इन तीनों तत्वों की सृष्टि जाके जब उसमें आध्यात्मिकता का तत्व दिखाई दे रहा है, उसमें आध्यात्मिकता मिल रही, उसमें आत्मा का विषय परमात्मा में जाके दिख रहा है, जब आध्यात्मिकता की प्राप्ति हमें होने लग जाए और पूरी भाषा है वो लाक्षणिकता से युक्त रहे, प्रतीकात्मकता उसमें हो, स्वानुभूति की विवृत्ति हो, उपचार वक्रता उसमें हो और ध्वन्यात्मकता हो, तो वो छायावाद है। प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य से युक्त रचनाएं जिसमें आध्यात्मिक छाया का भान होता है और जिसमें उपचार वक्रता, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता इत्यादि तत्वों का समावेश है, तो इस प्रकार की कविताएं क्या कहलाई गई है। इस प्रकार की कविताओं को छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। तो समझे विषय को साथियों, छायावाद में कवियों ने अपनी पीड़ाओं को व्यक्त किया और वो पीड़ाएं फिर जो पाठक पढ़ता है उन कविताओं को तो उनको लगता है कि ये मेरी खुद की पीड़ाएं हैं यानी कवि की पीड़ाएं पाठक की पीड़ाएं बन गई। इस प्रकार का तादात्म्य स्थापित हो जाता है और जब वो
इस प्रकार की पीड़ाएं व्यक्त करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो परम पिता परमेश्वर के संदर्भ में अपनी व्याकुलता और जो वेदना है उसको चित्रित कर रहे हैं। वो परम पिता परमेश्वर पर जाकर उसकी छाया पड़ रही। आत्म विषय है लौकिक और अलौकिकता पर जाके विषय ठहरता है। विषय है आत्मा का और विषय जाके रुक रहा है परमात्मा पर। ये हो सकता है। कवि कर रहा है प्रकृति का चित्रण और ईश्वरीय अनुभूति हो गई, आध्यात्मिकता हो गई। प्रकृति सौंदर्य और स्वयं की वेदना के संदर्भ में चित्रण कर रहा है और उसकी विवृत्ति जाके कहां हो रही है? वो आध्यात्मिकता परम पिता परमेश्वर के वहां जाके संघनाद हो रहा है। ये हो गया छायावाद। कहने का आशय ये है, कविता जब अपने अभिधेय अर्थ को व्यंजित नहीं करती और कोई भिन्न अर्थ को व्यंजित करती हुई प्रतीत होती है तो छायावाद है। इसी कविताओं को छायावाद के नाम से जाना गया। यद्यपि हो सकता है मेरी ये पंक्ति छायावाद की संपूर्ण विशेषताओं का व्यक्त नहीं कर रही, क्योंकि छायावाद में कला पक्ष को भी व्यक्त करना पड़ेगा। प्रेम प्रकृति सौंदर्य के स्वरूप को लेते हुए जब कवियों ने स्वानुभूति की विवृत्ति की है, अपने हृदय की पीड़ाओं को व्यक्त किया, और जब उन हृदय की पीड़ाओं में आध्यात्मिक छाया का भान हो गया, और ऐसी कविताएं जब लाक्षणिकता में लिखी गई, प्रतीकात्मकता में लिखी गई, जब ऐसी कविताएं उपचार वक्रता से युक्त लिखी गई, तो इन कविताओं को छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। ऐसे कालखंड में लिखी गई कविताओं को छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। तो मेरे ख्याल से छायावाद के संदर्भ में एक सामान्य सी जो परिचर्चा, सामान्य सी जो समझ है वो आप विकसित कर चुके हो। एक बार हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे द्विवेदी काल से, कि वस्तुतः द्विवेदी काल में इसमें क्या क्या भिन्नता थी। पहले हम विचार करते हैं इसकी समय सीमा के संदर्भ। एक समय सीमा आखिर छायावाद की क्या मानी जाए। फिर द्विवेदी काल के बाद में छायावाद आया, ऐसा क्या विशिष्ट था, क्या विशेष था, उस पर मंत्रणा करेंगे। छायावाद की समय सीमा। समय सीमा के संदर्भ में हम देखते हैं विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार सबसे पहले हम देखते हैं शुक्ल का दृष्टिकोण। शुक्ल जी क्या कहते हैं? इसको सम्मिलित करते हैं तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान, और तृतीय उत्थान है उनका विक्रम संवत 1975। विक्रम संवत 1975 के से तृतीय उत्थान ये मानते, या अगर ईस्वी ले तो 1918 ईस्वी, क्या संवत 1975, विक्रम संवत 1975। ये किसका दृष्टिकोण है साथी? ये दृष्टिकोण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। समय सीमा के संदर्भ में उसमें माना। अब डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र ने 1918 में झरना का प्रकाशन हो चुका था। झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये चार प्रसिद्ध रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। उसमें से झरना का प्रकाशन हो चुका था। निराला की एक प्रसिद्ध रचना है जूही की कली, 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी। उसमें बहुत सारी कविताएं प्रकाशित होने लग गई थी, उसमें जूही की कली महत्वपूर्ण। पंत जी की कुछ कविताएं वो भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। ऐसा करके इनको आधार बनाते हुए डॉक्टर नगेंद्र इस संदर्भ में कहते हैं इसका जो समय काल है वो समय काल सबसे श्रेष्ठ है 1918 से 1938 के मध्य। ये समय बताते हैं। 1918 है क्यों बताया? क्योंकि जूही की कली है वो प्रकाशित हो चुकी, 1916 में हो चुकी थी। 1918 के अंदर झरना प्रकाशित हो चुका था। पल्लव की कुछ रचनाएं हैं जो पंत द्वारा लिखित है, वो भी प्रकाशित हो चुकी थी।
ऐसे करके ऐसा लगता है, चाहे हम ले लें कोई एक आधार माने कि क्या क्या कारण है, तो कारणों में हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, आप बहुत अच्छे से ध्यान एकाग्र करें। सबसे पहले जूही की कली, जूही की कली, ये लगभग 1916 के आसपास इसकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी। झरना है वो 1918 में प्रकाशित हो गया, झरना 1918 में प्रकाशित हो गई। और झरना है प्रसाद जी का, और जूही की कली ये निराला की। ये जो कृति है वो निराला की, ये कृति है निराला की, समझिए आप विषय को। और जो झरना है ये प्रसाद जी की रचना, और बहुत प्रसिद्ध रचना, ये प्रसाद जी की रचना, इसका प्रकाशन हो चुका था। पल्लव की बहुत सारी कविताएं हैं जो पंत द्वारा रचित है, ये भी 1918 के आसपास प्रकाशित हो गई थी। पंत द्वारा रचित जो पल्लव है, इसकी भी बहुत सारी कृतियां हैं, जो बहुत सारी कविताएं प्रकाशित हो चुकी। इस दृष्टिकोण से डॉक्टर नगेंद्र का जो दृष्टिकोण है वो संगत जान पड़ता है। 1918 से 1936 के, 1918 से 1938 के, कुछ विद्वान 1936 में निर्धारित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पंत ने युगांत लिख के एक कवि तीन पंत जी की युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, तीन रचनाएं प्रकाशित होती है। तो उसमें ये बताते हैं कि युगांत लिख के युग का अंत की घोषणा कर देते हैं पंत जी। तो बहुत सारे विद्वान है वो 1936 तक इसकी अंतिम तिथि निर्धारित करते हैं, पर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1938 है। कुछ जगह आपको 1936 में मिल सकती है। जो प्रगतिशील जो संघ, जो प्रगतिशील संघ है उसकी स्थापना हो चुकी थी 1936 के अंदर। तो इस दृष्टिकोण से भी बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि 1936 माना जाए, पर रूपा पत्रिका के आधार पर 1938 माना जाता है। उसका प्रकाशन 1938 है, तो उसके आधार पर माना जाता है कि प्रगतिवाद 1938 से प्रारंभ हुआ। तो इसमें ज्यादा दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा 1918 से 1938 है, तो आप इसी पर ही कटिबद्ध रहिए, और तथ्यात्मक परीक्षा में ज्यादा चिंता का विषय नहीं है आपके लिए। ये साक्षात्कार के लिए बड़े विषय बनते हैं कि इसकी सीमा के संदर्भ में जो विवाद है उसको स्पष्ट कीजिए। छायावाद, और छायावाद के संदर्भ में अब हम देखेंगे परिभाषा एवं अर्थ, परिभाषा एवं अर्थ। सबसे पहले एक बार मैं लिखता हूं, इधर लिखता हूं द्विवेदी काल, ताकि थोड़ी समझने में आपको सुविधा रहेगी। और इधर लिखता हूं मैं छायावाद। वस्तुतः ऐसा क्या हो गया कि द्विवेदी काल के बाद में छायावाद का आगमन हो गया? क्या गड़बड़ियां थी, क्या कमियां थी, क्या दुर्बलताएं थी, इसके वजह से द्विवेदी काल के बाद में छायावाद आ गया? तो एक बार द्विवेदी काल में क्या था और क्या कमियां थी, इस पर विचार किया कर लेते हैं। यहां जो गड़बड़ थी साथियों, वो था विषयनिष्ठ वर्णन, विषयनिष्ठ, ये विषयनिष्ठ प्रधान था, ये वर्णन प्रधान था, वर्णन प्रधान। दूसरी बात, तीसरी बात है इसमें स्थूल चित्रण था, स्थूल वर्णन। ये स्थूल। अब इसको समझिए आखिर है क्या ये मामला। विषयनिष्ठ, विषय पर ही चर्चा चल रही है, कोई एक बिंदु चला दिया उस पर चर्चा चल रही है, विषय पर चर्चा चल रही। एक विषय कोई सा ले लीजिए आप, उस पर चर्चा चल रही है।
जैसे राजनीति के संदर्भ में कोई विषय ले लें अपन, कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव पर चर्चा हो रही है और बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। अगर द्विवेदी काल में देखें तो राम और रावण का युद्ध चल रहा है और युद्ध के अंदर अस्त्र शस्त्र फेंके जा रहे हैं, ऐसा करके वो उस प्रकार का चित्रण हो रहा है। एक उद्यान है, उद्यान के अंदर अलग वस्तु वर्णन की प्रधानता, वहां बहुत सारा बड़ा चढ़ा के विषय को लेकर चर्चा चली जा रही है, उस पर वर्णन करता जा रहा है कवि। साथियों, बाहर के पूरे परिवेश पर कवि ठहरा हुआ है, पूरा कवि पूरे जगत में घूम के आ गया। कवि राम के पास चला गया, कवि रावण के पास चला गया, कृष्ण राधा सब जगह चला गया, जगह जगह घूम रहा है कवि, यानी विषय निष्ठ है, बहुत सारे विषयों को ले रहा है और वर्णन कर रहा है। परंतु व्यक्ति खुद के भीतर नहीं गया, अभी तक उसके भीतर नहीं गया, अपनी खुद की पीड़ाएं उसको नहीं देखा, कोई दूसरा व्यक्ति उसके भीतर क्या पीड़ाएं छुपी उसको नहीं देख पाया। ये कमी है, यानी विषय पर चर्चा चल रही है, व्यक्ति के भीतर की प्रक्रियाओं पर चर्चा नहीं चल रही। तो छयवाद ने इसकी पूर्ति की, किस रूप में की? यहां जो वर्णन मिलता है वो व्यक्तिनिष्ठ हो गया, यहां जो चित्रण हो गया वो व्यक्तिनिष्ठ हो गया। अब जो चर्चा है वो व्यक्ति के भीतर की पीड़ाओं पर होने लग गई, व्यक्ति के अंदर जो चिंतन चल रहा है उस पर हो गई। रो रो कर सिसक कर मैं कहता करुण कहानी, तुम सुनती जानती करते मन की जानी अनजानी, ऐसा हो गया। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी होना अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी आज मिट चली। कहीं ना कहीं मन की जो वेदनाएं हैं, जो दुख है, वो व्यक्तिनिष्ठ चित्रण है, वो छयावाद पे आके रुका है। अब यहां देखिए वर्णन, दुनिया भर का वर्णन कर दिया कवियों, यहां तक कि इतनी तीव्रतात्मकता, दुनिया भर की तीव्रतात्मकता हमें द्विवेदी काल में परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है, व्यंजित होती दिखाई देती है। जहां एक उद्यान का कवि चित्रण करता है, उसमें उद्यान का वर्णन, पेड़ पौधों का वर्णन, पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों का चित्रण, कौन सा फूल है तो फूल कहाँ का प्रसिद्ध है, जगह जगह घूम के आ गया कवि, वर्णन ही वर्णन किया जा रहा है किसी चीज के लिए, पर कल्पना का समावेश नहीं है, कल्पना नहीं कर पा रहा। प्रकृति के अंदर जो उथल पुथल मच रही है, प्रकृति के अंदर विभिन्न ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का अपने हृदय के भीतर जो पीड़ाएं चल रही है, उसमें जो तारतम्यताएं, जो साम्यताएं, वो कवि स्थापित नहीं कर पा रहा उस दृष्टि से। यानी कवि में वर्णन करने की क्षमता तो है, कोई चीज देख ली और उसका वर्णन किया जा रहा है, ये पर्दा कितना अच्छा है, ये लाइट कितनी अच्छी है, ऐसी ऐसी लाइटें वहां पर भी मिलती है, वर्णन पर वर्णन है, पर कल्पना नहीं है, कल्पना का भाव है, और ये पूरी होती है छयवाद। यानी यहां पर क्या उपलब्ध है? कल्पना की प्रधानता, यहां कल्पना प्रधानता हो गई, कल्पना का वैशिष्ट हो गया। स्थूल वर्णन, बड़े बड़े रूपों का वर्णन हो रहा है, यानी सब जगह स्थूल वर्णन का मतलब ये है, स्थूलता का आशय है कि बड़े बड़े चीजों पर दृष्टि जा रही, पर व्यक्ति के हृदय के भीतर जो पीड़ाएं हैं, एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से ठुकराया हुआ है, प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के विच्छोह के कारण वेदना से ग्रस्त है, और भीतर ही भीतर जो कसक उठी हुई है, एक पीर है, उस पीर को सूक्ष्म रूप से अभिव्यंजित करने का कार्य यदि किसी ने किया है विद्यार्थियों, तो वो किया है छयवादी कवियों। अपनी पीड़ाओं के अंदर की जो पीड़ा है ना, रो रो कर सिसक कर मैं कहता करुण कहानी, तुम सुमन नोचते करते मन की जानी अनजानी। रो रो कर सिसक कर, आंसू के अंदर प्रसाद जी कहते हैं, रो रो कर सिसक कर मैं कह रहा हूं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते करते मन की, तुम्हारे कोई फर्क नहीं। कितनी सूक्ष्म अभिव्यंजना, हे अनंत रमणीय कौन हो तुम, मैं ये कैसे कह सकता, कौन हो, कहां से आए हो, इसका तो भार विचार न सह सकता।
तो कहने का आशय है कि जो स्थूलता थी अब वो सूक्ष्मता में परिवर्तित हो गई। अब जो चित्रण है वो विद्यार्थियों कैसा हो गया, सूक्ष्मता सूक्ष्म हो गया है, वो सूक्ष्म हो गया। ये है क्या, छायावाद। छायावाद में ये हम देख सकते हैं विद्यार्थी। तो मेरे हिसाब से काफी चीजें अब समझ में आ गई हो क्या। मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में जब आध्यात्मिक छाया का भान होता है और जब इस रहस्यमय अनुभूति को की जो अभिव्यंजना है वो प्रतीकात्मक शैली में होती है, लाक्षणिकता में होती है, तो उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। जब मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता है और वेदना की रहस्यमय अनुभूति की जो वर्णन है वो वर्णन जब प्रतीकात्मक शैली में किया जाता है, लाक्षणिकता में किया जाता है, तो उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। तो छायावाद में क्या कमियां थी विद्यार्थियों, छायावाद द्विवेदी काल में क्या कमियां थी। द्विवेदी काल में विषयनिष्ठ था, छायावाद ने इसको व्यक्तिनिष्ठ बनाया। द्विवेदी काल वर्णन प्रधान था, छायावाद ने कल्पना प्रधान बनाया। द्विवेदी काल वर्ण स्थूल था, छायावाद ने इसको सूक्ष्मता को प्रदान करने का कार्य किया है। ये है छायावाद। आगे बढ़ते। मानव एवं प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता है। आध्यात्मिक छाया का भान होता है। भान होता है, आध्यात्मिक छाया का भान होता है। और वेदना की जो अनुभूति है वो प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजित की जाती है, तो छायावाद। एवं वेदना वेदना की अभिव्यंजना प्रतीकात्मक शैली में, प्रतीकात्मक या प्रतीकात्मक बोल दीजिए आप, प्रतीकात्मक शैली में होती है तो मानव प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता है एवं वेदना की अभिव्यंजना प्रतीकात्मक है। वेदना की अभिव्यंजना है वो वेदना की अभिव्यंजना जब प्रतीकात्मक शैली में होती है तो इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद नाम से, तो ऐसे कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। ऐसे कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता। ऐसे कालखंड को छायावाद कहा जाता। ये थोड़ी सी कुछ चीजें स्पष्ट हुई होगी, अस्पष्ट चीजें स्पष्ट अवश्य हुई होगी, साथ में निसंदेह होगी। एक तो ये चीजें आप देख लीजिए, थोड़ा सा इन पर आप विचार कर लीजिए।
आगे हम देखते हैं छायावाद के संदर्भ में मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझ में आ गई होगी। छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। दो अर्थों में, दो अर्थ का प्रयोग करते हैं। थोड़ा समझते हैं आगे परिभाषा। सबसे पहले है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं इस बाबत विद्यार्थियों, समझिए आप। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। समझिए, देखो, छायावाद शब्द का अर्थ दो अर्थों में समझना, दो अर्थों में, दो अर्थों में। छायावाद शब्द का अर्थ दो अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद शब्द का अर्थ या छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। सबसे पहले एक तो रहस्यवाद, पहला है रहस्यवाद, और रहस्यवाद का आशय है काव्य वस्तु से। रहस्यवाद का आशय किससे है साथियों, काव्य वस्तु। जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की व्यंजना करता है। समझिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहले में इसका आशय रहस्यवाद के अर्थ में है, और इसका आशय है काव्य वस्तु से लिया जाता है, जहां कवि अज्ञात और अनंत प्रियतम को आलंबन बनाकर, अज्ञात अनंत प्रियतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा के अंदर व्यंजना करता है। पूरा नहीं लिखूंगा, ये पहला। दूसरा, काव्य शैली या पद्धति विशेष के संदर्भ, काव्य शैली या पद्धति विशेष के संदर्भ, बहुत अच्छी परिभाषा है साथी। दूसरा अर्थ है काव्य शैली या पद्धति विशेष के संदर्भ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहले अर्थ में इसका रहस्यवाद से अर्थ लिया जाना चाहिए, जिसका आशय काव्य वस्तु से है, जहां कवि अज्ञात एवं अनंत प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा के अंदर प्रेम की अनेक प्रकार से भाव व्यंजना करता है। और दूसरा है साथियों, छायावाद का प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। कहने का आशय यह है कि पहले में भाव पक्ष अधिक व्यंजित हो रहा है और दूसरे में कला पक्ष। इसको थोड़ा स्पष्ट करें, यहाँ भाव पक्ष और यहाँ कला पक्ष। थोड़ा थोड़ा आप शब्दों पर विचार करेंगे, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ये हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति की विवृत्ति होने लगी, स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे, तो उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद की परिभाषा को खोलते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे, सबसे पहले जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी
स्वानुभूतिमयी जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे, स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे, तो इसे क्या कहा गया? छायावाद। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे तो उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। हिंदी में किस नाम से अभिहित किया गया साथियों? छायावाद के नाम से, छायावाद के नाम से। अब याद करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है, वेदना है, स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति है, छायावाद के नाम से अभिहित, ऐसे शब्द है वो जयशंकर प्रसाद की परिभाषा में आते हैं। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान एवं उपचार वक्ता के साथ में स्वानुभूतिमय विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। 5-6 विशेषताएं बताते हैं। क्या क्या विशेषता बताते हैं? पहली, ध्वन्यात्मकता, दूसरा लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान, उपचार वक्रता के साथ में स्वानुभूति की विवृत्ति। सौंदर्यमय प्रतीक विधान, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान, उपचार वक्रता, के साथ में स्वानुभूति की विवृत्ति, स्वानुभूति की विवृत्ति। ये छायावाद की विशेषताएं हैं, ऐसे जयशंकर प्रसाद कहते हैं। ऐसा प्रश्न आ भी सकता है कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार कौन कौन सी विशेषताएं? ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता। ध्वन्यात्मकता का मतलब अलग अलग अर्थ व्यंजित हो रहे हैं, अलग ही प्रकार का अर्थ। लाक्षणिकता का मतलब जो दिया गया अर्थ है उससे एक अलग प्रकार का एक ही भिन्न अर्थ व्यंजित हो रहा है। ध्वन्यात्मकता में बहुत सारे अर्थ, लाक्षणिकता का एक ही अर्थ। सौंदर्य में प्रतीक विधान, बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया गया। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधफुलानी, खिला जो ही बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उपचार वक्रता, जब मूर्त के माध्यम से अमूर्त या अमूर्त के माध्यम से मूर्त का चित्रण होता है, मूर्त के माध्यम से अमूर्त का चित्रण होता है। जैसे प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का चित्रण हो गया, तो ये हो सकता है उपचार वक्रता। स्वानुभूति की विवृत्ति, अपने भीतर की जो दुख और वेदना उसका जो चित्रण है उस स्वानुभूति की विवृत्ति कहलाती। तो ये साथी ध्यान रखें, स्वानुभूति स्वानुभूति की विवृत्ति। अब आगे हम देखते हैं साथियों, आपको बहुत सारी परिभाषाएं इसमें देखनी पड़ेगी, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, नंद दुलारे वाजपेयी हो, और सबसे अच्छी परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है तो उसे छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? राम कुमार वर्मा ये क्या कह रहे हैं? जब परमात्मा की छाया आत्मा
और आत्मा की छाया परमात्मा, परमात्मा की छाया आत्मा पर, परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर, आत्मा की छाया परमात्मा पर। जब आप परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? उससे छायावाद की सृष्टि होती है। ये ध्यान। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद एक प्रकार की विशेष प्रकार की एक भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक भावनात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सूक्ष्म का विद्रोह एक प्रकार की भाव पद्धति है, एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति, एक प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण। एक दो शब्द और उपयोग में लेते हैं, विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और एक शब्द है विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। भावनात्मक भावनात्मक दृष्टिकोण है। ये छायावाद। स्थूल परमात्मा की छाया आत्मा पर है। ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा था मनुष्य, मनुष्य जब जब नर और नारी का चित्रण हो रहा था ऐसा लग रहा है परमात्मा का चित्रण हो रहा है। जब परमात्मा का चित्रण हो रहा है ऐसा लग रहा है कि आत्मा का चित्रण हो रहा है। तो आत्मा की छाया परमात्मा और परमात्मा की छाया आत्मा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल है द्विवेदी का, सूक्ष्म है छायावाद, एक भावनात्मक दृष्टिकोण, एक भाव पद्धति। ऐसे रामविलास शर्मा भी इसी प्रकार की परिभाषा देते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये नहीं है, अभी तो थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी जो बंधन है उसका विद्रोह है। और ये विद्रोह है मध्यम वर्ग के तत्वावधान में हुआ, जिसमें इसके लिए मध्यम वर्ग की असंगति, पराजय आदि से जुड़ा हुआ आंदोलन माना है। इससे मिलता जुलता आंदोलन किसने बताया साथियों? ये बताया रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं, परंतु थोथी नैतिकता, साम्राज्यवादी बंधन है उसके प्रति का विद्रोह है। यानी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं है। ये ही नहीं अपितु थोथी नैतिकता वरन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं। अब एक सब वरन थोथी नैतिकता साम्राज्यवाद के विरोध विद्रोह भी रहा है। थोथी नैतिकता साम्राज्यवाद के
प्रति विद्रोह है। और ये विद्रोह किसके सानिध्य में संपन्न हुआ है? मध्यम वर्ग के संदर्भ। ये जो विद्रोह है किसके सानिध्य में हुआ है? मध्यम वर्ग के सानिध्य। तो इस प्रकार का चित्रण कौन व्यक्त करते हैं? ये व्यक्त करते हैं साथियों रामविलास शर्मा। मिलती जुलती परिभाषा है पर इसमें प्रगतिशील चेतना इसको ये जोड़ देते। महादेवी वर्मा क्या कहते हैं? प्रकृति के बीच में जीवन का उद्गीत है। महादेवी वर्मा क्या कहते हैं इसके संदर्भ? महादेवी वर्मा क्या कहते हैं इस संदर्भ में? प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद मूलतः प्रकृति के बीच में जीवन का उद्गीत है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। जीवन के प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उद्गीत है और उसका मूल दर्शन क्या? सर्वात्मवाद। मूल दर्शन क्या बताते हैं? मूल दर्शन सर्वात्मवाद। सर्वात्मवाद ये आप देखिए महादेवी वर्मा क्या कहती है कि प्रकृति के बीच का उद्गीत है। प्रकृति की जो वेदना है उसकी सृष्टि हो रही है, तो सर्वात्मवाद की इसमें प्राप्ति हो रही है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी जो भावना है वो कहीं ना कहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण हम देखेंगे छायावाद के बारे में काफी लंबी चौड़ी बातें कही है और इसको अभारतीय सिद्ध किया है। ये भारतीय नहीं है। ये जो अंग्रेज है उस जो ईसाई प्रभाव है, ईसाई संतों का प्रभाव यहाँ पड़ा बंगला कविताओं में। और बंगला कविताओं के जो कवि है वो एक बार की उस ओर झुके और लिखने लगे और इसी की प्रतीति भी है। ईसाई संतों और बंगाली प्रभाव से हिंदी के कवि भी इस प्रकार की रचनाएं करने लगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ऐसा ही कहते हैं कि कहीं ना कहीं छायावाद के मूल में रहस्यवादी भावनाएं कहीं ना कहीं अवश्य थी और इसी की मूल प्रेरणा है वो अंग्रेज की रोमांटिक धारा से प्राप्त हुई। मतलब कहने का आशय ये है कि ईसाई संतों से ही रहस्यवाद साधना हो प्राप्त हुई। तो एक शब्द आप याद रखिए कि इस छायावाद के मूल में ये रहस्यवादी भावनाएं मानते। छायावाद के मूल में रहस्यवादी भावनाएं मानते। हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये क्या कहते हैं? छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावनाएं अवश्य थी। छायावाद के मूल में छायावाद के मूल में रहस्य छायावादी मूल में पाश्चात्य रहस्यमय भावना अवश्य थी। रहस्यमयी छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यमयी या रहस्यवादी भावना अवश्य थी। भावना अवश्य थी। ईसाई मत का प्रभाव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। ये मैंने बता भी दिया आपको। साथियों ध्यान रखिए आप, ये जो कुछ परिभाषा ये मैंने बता दी है और एक परिभाषा है नंद दुलारे वाजपेयी की भी एक प्रसिद्ध परिभाषा है कि मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भावना मेरे विचार से छायावाद की सबसे
सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ऐसी परिभाषा नंद दुलारे वाजपेयी व्यक्त करते हैं। और नामवर सिंह भी इसे राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति मानते हैं। छायावाद राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति से जोड़ते हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी के संदर्भ में देखते हैं हम, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी है वो वाजपेयी क्या कहते हैं, मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का पान। मेरे विचार से छायावाद की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा हो सकती है। ऐसी परिभाषा मैंने पहले भी लिखा दी। नंद दुलारे वाजपेयी मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का पान सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये विचार व्यक्त करते हैं। कौन करते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। और नामवर सिंह ने इसको किससे जोड़ा है? इसको जोड़ा है साथियों राष्ट्रीय जागरण। अब ये इन परिभाषाओं से हम एक तो समझ सकते हैं कि छायावादी कविता में एक तो प्रेम है, एक सौंदर्य है और एक प्रकृति का काव्य। छायावाद की अगर परिभाषाओं की छायावाद का जो शब्द व्यंजना है वो छायावाद से अगर अर्थ समझने का प्रयास करें तो छायावाद में क्या क्या है साथियों? छायावाद में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य है। प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य है। छायावाद में प्रेम है, प्रकृति और सौंदर्य। छायावाद में क्या है? छायावाद में रहस्यवाद है, रहस्यवादी भावना, ये भी हमें दिखाई देती। छायावाद में प्रेम है, प्रकृति है, सौंदर्य है, रहस्यवादी चेतनाएं हैं और स्थूल के प्रति सूक्ष्मता। एक इसमें सूक्ष्मता, लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता। तो कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों का दृष्टिकोण हमें यहाँ व्याप्त दिखाई देता है। स्वानुभूति की विवृत्ति, स्वानुभूति की विवृत्ति यहाँ दिखाई देती है। ये कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। छायावाद क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। छायावाद के प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी, रहस्यमयी जब अभिव्यंजना लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। प्रेम, प्रकृति और मानव की रहस्यमयी सूक्ष्म अभिव्यंजना जब प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से साथियों छायावाद के संदर्भ में बहुत अच्छे से चीजें आपके स्पष्ट हो चुकी होगी। आप बहुत अच्छे से पढ़े। अगले व्याख्यान में छायावाद की प्रवृत्तियों पर हम विचार करते हैं। इसके उपरांत हम कवियों को प्रारंभ करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।